हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978, जो कि फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट है। और इस ट्रायलॉजी का पहला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होता है सी बर्मन के घर से, जहाँ पर हमें सी बर्मन डिनर करते हुए दिखती है। और सोने से पहले वो घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे तरीके से लॉक कर देती है, लेकिन गलती से उससे एक खिड़की खुला रह जाता है और फिर ये सोने चली जाती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे दरवाजे के बाहर किसी के होने का पता चलता है और फिर ये अपने पेट डॉग को क्लोजेट में छुपा लेती है। और फिर उसी खुले हुए खिड़की से कोई अंदर आता है तो सी बर्मन उस पर चाकू से हमला करने वाली होती है, लेकिन दूसरी तरफ होती है डीना, जो उसे कहती है कि हमारी फ़ोन में बात हुई थी। और फिर डीना सी बर्मन को बाहर गाड़ी के डिक्की में सैम को दिखाती है, जिसे देखते ही सी बर्मन इन सबको यहाँ से चले जाने को बोलती है। लेकिन डीना सी बर्मन को मदद करने को बोलती है और कहती है कि आपने भी विच को देखा था, लेकिन आप अभी भी जिंदा हो, आखिर कैसे। और फिर डीना किसी तरह सी बर्मन को मदद करने के लिए कन्विंस कर लेती है और फिर ये सभी घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ डीना और जॉर्ज सैम को बाथरूम में बंद कर देते हैं। और सी बर्मन इन्हें कैंप नाइटविंग 12 जुलाई 1978 के बारे में बताती है और बोलती है इसके एक हफ्ते बाद ही उसकी बहन गुजर गई। और फिर सीन शिफ्ट होता है 12 जुलाई 1978 कैंप नाइटविंग में, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि है यंग सी बर्मन जंगल में भाग रही होती है और एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। और फिर शीला और उसके फ्रेंड सी बर्मन, जिसका असली नाम है गिजी, उसे एक पेड़ में बांध देते हैं और ये वही पेड़ होता है जिसमें सेरा फियर को फांसी दी गई थी। और फिर शीला सबको बोलती है कि सेरा फियर ने इसे भी पोजेस कर लिया है, जैसे वो हर एक शेडी साइडर्स को पोजेस करती है। और ये एक लाइटर से गिजी का हाथ जलाने लगती है कि तभी पीछे से निक और सनीवेल स्कूल का लीडर कर्ट आता है। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं कैंप नाइटविंग के कैबिन के तरफ, जहाँ सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। और हम देखते हैं जिगी की बहन सिंडी को, जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ कैबिन के टॉयलेट को साफ कर रही होती है। और सिंडी के कपड़े में कुछ काई जैसा लग जाता है, जिससे सिंडी काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। और फिर वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स एलिस और आर्नी, जिन्हें सफाई करने में उसका मदद करना था, वो वहाँ नहीं होते हैं। और फिर सिंडी दूसरे कैबिन में जाकर देखती है कि वो दोनों वहाँ पर सेक्स कर रहे होते हैं। और सिंडी उन्हें वापस सफाई करने को बोलती है, लेकिन एलिस उससे बहस करने लगती है और सिंडी गुस्से में वहाँ से बाहर निकलती है और उसे मिलता है कर्ट, जो उसे उसके बहन के बारे में बताता है। और फिर सिंडी गिजी को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ गिजी नर्स लेन के पास चली जाती है, जो कि होती है रूबी लेन की माँ, वही रूबी लेन जिसने 1965 में अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स को मारकर खुद भी मर गई थी। खैर, तो नर्स लेन को देखकर लगता है कि वो किसी बात से काफ़ी परेशान है। और फिर नर्स लेन जिगी के जले हुए हाथ पर पट्टी बांध देती है कि तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है। और फिर सिंडी और जिगी वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों के बातों से पता चलता है कि इनकी आपस में नहीं बनती है। और फिर सिंडी वापस हॉल में जाकर सफाई करने लगती है, जहाँ टॉमी भी होता है। और सिंडी से फ्लोर साफ करते करते उसका स्पंज टूट जाता है और फिर वो दूसरे कमरे में जाकर स्पंज ढूंढने लगती है, जहाँ वो देखती है खुला ड्रॉयर जिसमें काफ़ी चाकू रखे हुए थे। और ड्रॉयर बंद करके वो वापस चली आती है हॉल में, जहाँ टॉमी भी होता है। कि तभी नर्स लेन भी वहाँ आ जाती है और टॉमी से कहती है कि उसने टॉमी का नाम किसी दीवार पर देखा था और ऐसे या वैसे वो आज मर जाएगा। और फिर ये कहते ही नर्स लेन टॉमी पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन टॉमी किसी तरह नर्स लेन को सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर सिंडी काफ़ी डर जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाता है और नर्स लेन को ले जाते हैं, लेकिन वहाँ सभी को लगता है कि रूबी लेन की तरह नर्स लेन भी पॉजेस हो गई थी। लेकिन सिंडी अपने दोस्तों को बोलती है कि शायद नर्स लेन कोई नशा करती थी। खैर, तो अब सभी रात के कलर वार गेम की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन सिंडी अपनी बहन जिगी के पास जाकर नर्स लेन के बारे में पूछती है कि क्या तुमने नर्स लेन के बारे में कुछ वियर्ड नोटिस किया क्या, क्योंकि जिगी आखिरी बार नर्स लेन से मिली थी। लेकिन जिगी गुस्से में होती है और बोलती है कि हम सभी शेडी साइडर्स श्रापित है, आज नर्स लेन पागल हो गई, कल को तुम भी पागल हो जाओगी। और कहती है कि शायद सच में सेरा फियर हम सभी को पोजेस कर रही है। ये कहते ही वो अपने कैबिन में चली जाती है। खैर, तो अब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ टॉमी बच्चों को गेम के बारे में गाइड कर रहा था, लेकिन बात करते करते उसे अजीब से कुछ विस्पर्स आने लगते हैं। कि तभी वहाँ सिंडी आती है और टॉमी उसे कहता है कि उसे सिर में दर्द हो रहा है। खैर, तो अब अंधेरा हो गया था, तो सिंडी टॉमी को लेकर नर्स लेन के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ ये टॉमी को कहती है कि नर्स लेन का ऐसा बिहेव करने का कोई ना कोई वजह ज़रूर होगा। और ये दोनों ऑफिस में छानबीन करने लगते हैं, जहाँ सिंडी को कुछ दवाई बिना लेबल के मिलते
और उसे लगता है कि ये ड्रग्स है। और टॉमी को मिलता है एक डायरी जिसमें लिखा होता है कि शैतान के साथ एक सौदा हुआ था। सेरा फियर ने अमर होने के लिए अपने हाथ की शैतान के पत्थर पर बलि चढ़ा दी थी और नीचे की ज़मीन को अपवित्र कर दिया और ऊपर की ज़मीन पर मनुष्यत फैला दी। और फिर वहाँ पर एलिस और आर्नी भी आ जाते हैं। एलिस उस डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि सेरा फियर का श्राप तभी ख़त्म होगा जब उसके हाथ और शरीर मिल जाएंगे। और उस डायरी में एक मैप भी होता है जो कि शेडीसाइड और सनीवेल के अलग होने से पहले का था। असल में ये मैप नर्स लेन ने सेरा फियर के हाथ को ढूंढने के लिए बनाया था। और फिर एलिस और आर्नी मैप लेकर वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं और पीछे से टॉमी और सिंडी भी आ जाते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है जहाँ जाकर देखने पर उन्हें कुछ काले जादू के सामान मिलते हैं और एलिस को लगता है कि उनसे कुछ देर पहले ही वहाँ कोई आया था। और फिर सिंडी और एलिस को एक दीवार मिलता है जिसमें शेडीसाइड किलर्स के नाम लिखे होते हैं और उन्हें वहाँ पर टॉमी का भी नाम मिलता है, जिसे देखते ही ये दोनों टॉमी के पास चले जाते हैं। लेकिन टॉमी अब पूरी तरह से पॉजेस हो चुका था और फिर वो आर्नी को एक कुल्हाड़ी दे मारता है। ये देखते ही एलिस और सिंडी वहाँ से गुफा के दूसरी तरफ भाग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाते ही वहाँ पत्थर गिरने लगता है जिससे एलिस और सिंडी गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन टॉमी गुफा से बाहर कैंप की तरफ जाने लगता है जहाँ सभी बच्चे कलर वार खेल रहे थे, जिस गेम में इन्हें एक दूसरे के टीम के प्लेयर्स को पकड़ के कैबिन में रखना था। तो सनीवेल की शीला ने भी कुछ बच्चों को पकड़ रखा था। तभी एक लड़का शीला को एक लेटर देता है जिसमें विल उसे बाथरूम में मिलने को बुला रहा था और ये विल से मिलने बाथरूम चली जाती है, लेकिन विल वहाँ नहीं होता है। असल में शीला को बाथरूम में बुलाना है, ये सब जिगी और निक का प्लान था और ये दोनों शीला के ऊपर एक बाल्टी से ढेर सारे कॉकरोच फेंककर बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और फिर जिगी और निक साइंस कैबिन चले जाते हैं। यहाँ सिंडी और एलिस अभी भी गुफा में फंसे हैं और इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन सिंडी देखती है कि गुफा के रास्ते और डायरी में जो विच मार्क है वो एक जैसे है। दूसरी तरफ टॉमी कैंप की तरफ पहुंच जाता है और एक बच्चे को भी कुल्हाड़ी से मार देता है। दूसरी तरफ जिगी और निक आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि निक गुट के फादर सनीवेल का पुलिस चीफ रह चुका है और अब फादर के डेथ के बाद निक पुलिस चीफ बनने वाला है। और निक कहता है कि उसके फादर ने मरने से पहले उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी दी है और ये कहता है कि किसी का वारिस होना आसान नहीं है। और फिर बातों बातों में ही ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे जाकर देखने पर इन सबको उस बच्चे की लाश मिलती है जिसे टॉमी ने मारा था। खैर तो गुफा के अंदर सिंडी और एलिस उस विच मार्क के मुताबिक बिल्कुल सेंटर पे पहुंच चुके थे और वहाँ उन्हें चारों तरफ किसी तरह का ब्लैक लिक्विड दीवारों में बहता हुआ मिलता है जो किसी बड़े से मांस के टुकड़े से निकल रहा था और उसे एलिस टच करती है, जिससे उसे किलर्स और विक्टिम्स के विजन्स आने लगते हैं और ये डर के मारे इधर उधर भागने लगती है कि तभी उसका पैर टूट जाता है। दूसरी तरफ निक और गिजी सभी बच्चों को लेकर हॉल में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बाहर ही थे तो निक और उसका फ्रेंड बाहर बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ एक कैबिन में शेडीसाइड का लीडर कर्ट और सनीवेल की लीडर जोएन सेक्स कर रहे थे। तो कर्ट अब शावर के लिए बाथरूम जाता है और जोएन कमरे के बाहर निकलती है जहाँ होता है टॉमी और वो उसे भी कुल्हाड़ी से मार देता है। और यहाँ जिगी को याद आता है शीला अभी भी बाथरूम में लॉक है, तो वो उसे लेने बाथरूम की तरफ दौड़ने लगती है। और कुछ बच्चे अभी भी दूसरे कैबिन्स में खेल रहे थे जहाँ टॉमी आकर सभी बच्चों को मार देता है। यहाँ गुफा में सिंडी एलिस को पट्टी बांध रही थी, तभी उसे वहाँ काई मिलता है जो उसे टॉयलेट साफ करते वक्त कपड़ों पे लगा था। अब ये दोनों काई का पीछा करते करते बाथरूम के नीचे पहुँच जाते हैं और जिगी भी शीला को लेने बाथरूम पहुँचती है जहाँ शीला उस पर हमला कर देती है, लेकिन जिगी किसी तरह शीला को मुक्के से बेहोश कर देती है। और वहाँ निक का दोस्त गैरी भी आ जाता है कि तभी जिगी को टॉयलेट के नीचे से सिंडी के बुलाने की आवाज़ आती है और ये दोनों देखते हैं कि टॉयलेट के नीचे सिंडी और एलिस है। तो ये दोनों अब रस्सी के मदद से एलिस को खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और वो गैरी को मार देता है और जिगी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और बाहर उसे निक मिलता है और ये दोनों साइंस कैबिन चले जाते हैं और बचे हुए सभी लोग बस लेकर वहाँ से जाने वाले थे और निक भी जिगी को लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और ये दोनों वहीं छुप जाते हैं। लेकिन टॉमी जिगी को पकड़ लेता है और उस पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था, लेकिन सामने निक आ जाता है और उसके पैरों पे कुल्हाड़ी लग जाती है और जिगी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ टॉमी निक को नहीं मारता है, इसलिए शायद क्योंकि टॉमी सिर्फ शेडीसाइडर्स को मार रहा था। और जिगी भी बाहर जाकर देखती है कि सभी लोग बस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बस यहाँ सिर्फ एलिस, सिंडी, निक और जिगी बच जाते हैं
और जिगी देखती है कि टॉमी उसके पीछे आ रहा है तो वो वहाँ से भागने लगती है। यहाँ एलिस और सिंडी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और एलिस डायरी के मैप में देखती है कि बाहर निकलने का एक और रास्ता मेस हॉल की तरफ है। तो एलिस का पैर तो टूट गया था तो वो सिंडी को जल्दी बाहर जाकर जिगी को बचाने को बोलती है और सिंडी वहाँ से मेस हॉल की तरफ चली जाती है और बराबर मेस हॉल के नीचे पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ एक मेटल क्रेट था जिसे तोड़ के ही वो ऊपर आ सकती थी और जिगी भी भागते भागते मेस हॉल आ जाती है जिसके पीछे टॉमी आ रहा था। तो जिगी वहाँ रखे हुए टेप प्लेयर को ऑन कर देती है और गाना लाउड स्पीकर में बजने लगता है और ये जाकर छुप जाती है और टॉमी भी वहाँ आ जाता है और जिगी के पैरों के निशान का पीछा करते करते वो कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ जिगी छुप कर वहाँ से भाग रही थी। लेकिन टेप प्लेयर बंद हो जाता है जिससे कि टॉमी जिगी को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह जिगी एक बोरा टॉमी के चेहरे पर बांध देती है। लेकिन फिर भी वो जिगी को देख रहा था और टॉमी जिगी पर कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला होता है कि लेकिन पीछे से सिंडी टॉमी को चाकू दे मारती है और फिर उसके सीने पे भी चाकू से हमला कर देती है जिससे टॉमी वहीं गिर जाता है। फिर इन दोनों बहनों को खुले क्रेट से आवाज़ आने लगता है। सिंडी के जाकर देखने पर वहाँ एलिस होती है जिसे नीचे शैतान के पत्थर के ऊपर सेराफियर का कटा हुआ हाथ मिलता है और डायरी के मुताबिक सेराफियर को जिस पेड़ पे फांसी दी गई थी उसी पेड़ के नीचे उसकी बॉडी है और कटे हुए हाथ को बॉडी से मिलाने से ही शेडी साइड की मनुष्यत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुफा के अंदर जो बड़ा सा मांस का टुकड़ा है वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे और दीवार पे भी जो किलर्स के नाम है उनमें से काला खून निकल रहा था। यहाँ सिंडी एक बेलचा लेकर जिगी और एलिस के साथ फांसी वाले पेड़ के तरफ जाने वाले थे। लेकिन पीछे से टॉमी आकर एलिस को मार देता है और सिंडी ये देखकर टॉमी को बेलचे से गले में मारकर उसका सिर बॉडी से अलग कर देती है। और इन दोनों बहनों को खुले क्रेट से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी जो थी रूबी लेन। ये देखते ही जिगी और सिंडी वहाँ से पेड़ की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ जाकर खोदने लगते हैं जहाँ उन्हें एक पत्थर मिलता है जिसमें लिखा है द विच फॉर एवर लिव्स, जिसका मतलब है डायन कभी नहीं मरती। और उन्हें वहाँ बॉडी नहीं मिलती और चारों तरफ से उन्हें किलर्स घेर लेते हैं और सिंडी उन पर हमला करती है। लेकिन टॉमी उसे कुल्हाड़ी से मार देता है और जिगी को भी हैरी रोवर चाकू से उसके पेट पे हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वहाँ निक आकर जिगी को CPR देने लगता है और कुछ देर कोशिश करने के बाद जिगी वापस जिंदा हो जाती है। और फिर वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर जिगी से पूछता है उसका नाम, जिस पर निक उन्हें क्रिस्टीन बर्मन बताता है और जिगी निक को बोलती है कि ये सब कुछ सेराफियर ने करवाया है। लेकिन निक पुलिस ऑफिसर को बताता है कि टॉमी पागल हो गया था। और फिर वहाँ बारिश होने लगती है जिससे सेराफियर का कटा हुआ हाथ उस पेड़ के नीचे गड्ढे में गिर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस 1994 सी बर्मन के घर पे जहाँ डीना, उसका भाई जॉश और सी बर्मन होते हैं। तो डीना सी बर्मन को बोलती है कि हमें सेराफियर की बॉडी जंगल में मिली है। ये दोनों भाई बहन सी बर्मन से पूछते हैं कि सेराफियर की कटी हुई हाथ कहाँ है, जो कि होता है फांसी वाले पेड़ के नीचे जहाँ पर अब शेडी साइड मॉल बन गया है। तो ये दोनों वहाँ जाकर पेड़ के नीचे खोदने लगते हैं और उन्हें वहाँ हाथ मिल जाता है। तो ये हाथ को लेकर जंगल में चले जाते हैं जहाँ सेराफियर की बॉडी है। दूसरी तरफ सी बर्मन पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बोलती है कि उसे निक गुड से बात करनी है क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। यहाँ डीना और जॉश हाथ लेकर जंगल में चले जाते हैं और डीना जॉश को गाड़ी में बैठने को बोलती है और खुद हाथ लेकर सेराफियर के बॉडी के पास चली जाती है। और फिर उस हाथ को बॉडी के ऊपर रखते ही डीना को सेराफियर के विजन्स आने लगते हैं जिसमें डीना अपने आप को सेराफियर के रूप में देखने लगती है। और ये वक्त था 1666 का जहाँ ये सब शुरू हुआ था। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है।